नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक सेल डिवीजन। लास्ट क्लास में हमने इस सेल डिवीजन को प्रारंभ किया था। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, इसके बेसिक कैरेक्टर्स हमने देखे थे। आज की क्लास में हम पिछली क्लास से आगे को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेल डिवीजन की परिभाषा क्या होती है और सेल डिवीजन के प्रकार कौन से होते हैं। तीन प्रकार, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, तीन प्रकार हमने पढ़े थे। हमने सभी प्रकारों में से एमाइटोसिस को सबसे पहले पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल साइकिल का कंपैरिजन किया था। माइटोसिस के बेसिक कैरेक्टर्स हिस्ट्री हमने देखे थे और हमने पढ़ा था कि माइटोसिस जो है इसमें दो प्रावस्थाएं इंटरफेज और माइटोटिक फेज पाई जाती है, जिसके अंदर सेल डिवीजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इंटरफेज को हमने तीन स्टेजेस G1, S और G2 में डिवाइड करके इन सभी के हमने कैरेक्टर्स देखे थे। और हमने यह भी पढ़ा था कि कोशिका में इंटरफेज के दौरान पाया जाने वाला क्रोमेटिन जो है यह सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम के अंदर क्यों बदलता है। इससे आगे हम आज की क्लास में शुरू करते हैं। माइटोसिस। माइटोसिस जो है यह कोशिका के अंदर दो चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा चरण होता है साइटोकाइनेसिस। बात करते हैं हम कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, काइनेसिस का मतलब विभाजन, यानी केंद्रक का विभाजन। तो माइटोसिस जो है इसके पहले चरण में केंद्रक का विभाजन होता है, इसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। जबकि माइटोसिस का जो दूसरा चरण होता है जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल और काइनेसिस मतलब विभाजन। यहाँ पर सेल के अंदर उपस्थित जो साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन होना या पूरी सेल का विभाजन होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना, ये कहलाता है साइटोकाइनेसिस। यानी माइटोसिस के दौरान पहले केंद्रक विभाजित होता है, एक केंद्रक अपने दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है और दो केंद्रक बन जाने के पश्चात कोशिका जो है यह विभाजित होती है। इस प्रकार माइटोसिस की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। और जो कैरियोकाइनेसिस जो है ये वास्तविक रूप से माइटोसिस जो है इसमें हम पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस में, और यह चार स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। पहली स्टेज प्रोफेज, दूसरी स्टेज मेटाफेज, तीसरी स्टेज एनाफेज और चौथी स्टेज टेलोफेज। इस प्रकार माइटोसिस के दौरान चार प्रावस्थाएं पाई जाती है कैरियोकाइनेसिस में: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आप समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर कि कोशिक ये यहाँ पर सेल है, मदर सेल जिसे कह सकते हैं। यह सेल जो है विभाजन करना प्रारंभ करती है और यह विभाजन करना प्रारंभ करते सबसे पहले आती है इंटरफेज में। यहाँ पर सेल साइकिल जो है यह प्रारंभ होता है, कोशिका विभाजन जो प्रारंभ होता है इंटरफेज प्रारंभ होती है। और इंटरफेज की सबसे पहले जीवन प्रावस्था आती है। इसके बाद में इंटरफेज की एस प्रावस्था जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और उसके बाद में इंटरफेज जो है इसकी फाइनल जो है इंटरफेज की G2 प्रावस्था आती है। एस के बाद में G2 प्रावस्था, और यहाँ से कोशिका जो है प्रवेश करती है माइटोटिक साइकिल के अंदर। और माइटोटिक साइकिल की पहली प्रावस्था प्रोफेज आती है, फिर उसके बाद में मेटाफेज आती है, फिर एनाफेज आती है, फिर टीलोफेज आती है। तो टीलोफेज के साथ यहाँ पर साइटोकाइनेसिस प्रारंभ हो जाता है और फाइनली दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और यह पुत्री कोशिका जो बनती है, ये पुत्री का कोशिका पुनः जो है विभाजन प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार यह चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है। लेकिन कुछ पुत्री कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं, कुछ डॉटर सेल ऐसी भी होती है जो आगे कभी भी सेल डिवीजन में भाग नहीं लेती है, अर्थात ये कोशिकाएं आगे चलकर विभाजित नहीं होती है। ये अवस्थाएं जो है जी नोट फेज कहलाती है, G0 या जी नोट फेज कहलाती है। अर्थात इस कोशिका में आगे कभी विभाजन नहीं होता है, और जो कोशिका विभाजित होती है वो चक्रीय प्रक्रम से विभाजित होती है। तो हम कैरियोकाइनेसिस की विभिन्न प्रावस्थाओं को हम डिटेल में देखते हैं अभी।
शुरुआत करते हैं हम पहली प्रावस्था से, जिसे कहते हैं प्रोफेज। यानी यहाँ से सेल डिवीजन की जो माइटोटिक फेज है, जिसमें वास्तविक रूप से केंद्र का विभाजन प्रारंभ होता है, वह प्रारंभ होता है। यहाँ पर आप कोशिका इस प्रकार से दिखाई देती है। यह कोशिका का मैंने जो है एक्चुअल डायग्राम दिया है। माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको इस प्रकार से कोशिका दिखाई देती है। यहाँ पर यह कोशिका भित्ति है। इस कोशिका भित्ति के अंदर यहाँ पर केंद्रक उपस्थित है और केंद्र के अंदर यह क्रोमेटिन उपस्थित है। तो यह कंडीशन आपको दिखाई देती है। यहाँ पर ये प्रोफेज का हमने आउटलाइन डायग्राम बनाया है। यह जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप से लिए गए डायग्राम है, तो हमने अलग अलग डायग्राम के द्वारा हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब होता क्या है प्रोफेज में, यह देखने की बात है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित पाया जाता है। प्रोफेज के दौरान पहला काम यह होता है कि कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक जो है यह विलुप्त हो जाता है और केंद्र के अंदर उपस्थित क्रोमेटिन जो है यह साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। तो प्रोफेज की अवस्था जब प्रारंभ होती है, तब केंद्र के अंदर उपस्थित न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर होना प्रारंभ कर देते हैं और प्रोफेज के अंत तक ये दोनों डिसअपियर हो जाते हैं और फाइनली जो है केंद्र के यहाँ पर गायब हो जाता है और केंद्र के अंदर उपस्थित जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जो याद रखने लायक है कि केंद्रक जो है सबसे पहले विलुप्त होता है और विलुप्त होने के लिए केवल और केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को विलुप्त होना होता है और इसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियोलस विलुप्त हो जाती है और यह काम प्रोफेज के प्रारंभ में शुरू होता है और प्रोफेज के अंत में यह काम खत्म हो जाता है। या यूं कहें कि जब कोशिका से केंद्र जो है विलुप्त हो जाता है, हम मान लेते हैं कि प्रोफेज प्रावस्था यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सामान्यतः कोशिकाओं में यही प्रक्रिया संपन्न। ये पहला कार्य था। ये दूसरा कार्य है, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया इसको, कि क्रोमेटिन मटेरियल जो कि इंटरफेज के दौरान केंद्रक में पाया जाता है, इस क्रोमेटिन के अंदर कंडेंसेशन प्रारंभ होता है। यह क्रोमेटिन मटेरियल संघनित होना प्रारंभ हो जाता है और संघनित होकर आकार में छोटे होने लग जाते हैं, थोड़ा डेंस होने लग जाते हैं, सघन होने लग जाते हैं, थोड़े थिकनेस बढ़ने लग जाती है, इसका मोटाई बढ़ने लग जाती है और फाइनली ये क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो प्रोफेज के दौरान क्रोमेटिन का संघनन प्रारंभ हो जाता है, तो पूरी प्रोफेज के दौरान चलता है और प्रोफेज के अंत तक हमें यहाँ पर इस प्रकार से क्रोमोसोम जो है ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रावस्था के दौरान हमने पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम जो है उसमें उपस्थित डीएनए का मॉलिक्यूल अपनी कॉपी का निर्माण करता है, इसीलिए प्रत्येक क्रोमोसोम में आपको दो क्रोमेटिड दिखाई देते हैं। एक क्रोमेटिड जो था यह मदर सेल का क्रोमेटिड है और दूसरा क्रोमेटिड जो है इसका संश्लेषण एस प्रावस्था के दौरान हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है, एक जो है मदर सेल का क्रोमेटिड है, मातृ कोशिका का क्रोमेटिड है और दूसरा क्रोमेटिड जो है जिसका संश्लेषण एस प्रावस्था के दौरान किया गया है। तो इस प्रकार क्रोमोसोम जो धीरे स्पष्ट होने लग जाते हैं और फाइनली प्रोफेज के बाद में जो मेटाफेज आती है उस समय क्रोमोसोम जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं और कंडेंसेशन की प्रक्रिया जो है यह मेटाफेज के दौरान पूर्ण होती है। तीसरा काम होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना। तो स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर जो है माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई संरचनाएं हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई संरचनाएं हैं जिनका निर्माण एनिमल सेल्स में तो सेंट्रियोल से होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल ही व्यवस्थित होकर स्पिंडल का निर्माण करते हैं। ये अंतर आपको याद रखना आवश्यक है कि पादप कोशिकाओं में चूंकि सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल्स बनते हैं, तो पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, अतः सेंट्रियोल्स भी नहीं बनती है, अतः माइक्रोट्यूब्यूल ही अरेंज होकर स्पिंडल्स का निर्माण करते हैं। जबकि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल जो है इससे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट होते हैं और जब स्पिंडल बन जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था बन जाती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है स्पिंडल जो है ये धीरे धीरे क्रोमोसोम से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये प्रोफेज के अंदर होने वाली अवस्थाएं हैं कि फाइनली केंद्र के यहाँ पर विलुप्त हो जाता है। गुणसूत्र जो है ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं और स्पिंडल का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है, जो लगभग करीब करीब बन जाते हैं और ये स्पिंडल जो है ये क्रोमोसोम से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में थोड़ा और अच्छे से देख सकते हो कि ये यहाँ पर प्लांट सेल है,
सॉरी एनिमल सेल है। यहाँ पर आपको ये केंद्रक दिखाई दे रहा है। केंद्र की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे विलुप्त होना प्रारंभ कर देती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्रोमेटिन के धागे हैं, ये क्रोमेटिन के धागे यहाँ पर मौजूद है। ये यहाँ पर आप न्यूक्लियस देख रहे हो। तो आगे चलने पर क्या होता है, क्रोमोसोम जो संघनित होने लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पतले क्रोमोसोम दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर क्रोमोसोम संघनित होकर थोड़े और मोटे होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम जो है यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। इसके बाद में केंद्रिका जो है न्यूक्लियोलस, यह भी विलुप्त होना प्रारंभ कर देती है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल जो है, एक सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल जो है अलग अलग ध्रुव की तरफ गति करना प्रारंभ कर देती है। ये सेंट्रियोल आप देखिए लेफ्ट पोल की तरफ जा रही है, ये दूसरे पोल की तरफ सेंट्रियोल गति कर रही है। तो इस प्रकार दोनों सेंट्रियोल अलग अलग पोल की तरफ गति करती है। पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पिंडल बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनती है माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है, इनके द्वारा आगे स्पिंडल का निर्माण होता है। फाइनली प्रोफेज के अंत तक कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करीब करीब दिखाई देने लग जाती है कि कोशिका के अंदर केंद्रक पूर्णतया विलुप्त हो जाता है। इसके अलावा केंद्रिका भी पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। गुणसूत्र जो है यह संघनित हो जाते हैं, लगभग संघनित होते हैं। बाकी संघनन का कार्य जो है मेटाफेज में कंप्लीट होता है। सेंट्रियोल्स जो है ये दोनों पोल पर पहुंच जाते हैं। और जबकि पादप कोशिकाओं के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था के द्वारा ही दोनों पोल जो है ये बनाए जाते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल व्यवस्थित होकर पादप कोशिका में दो पोल का निर्माण करती है। यहाँ पर प्रोफेज प्रावस्था जो है ये समाप्त। तो इसके पश्चात जो प्रावस्था आती है जिसे कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज यानी मध्य अवस्था, बीच की प्रावस्था जो है उसे मेटाफेज कहते हैं। और इस मेटाफेज प्रावस्था की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि इसमें जितने भी गुणसूत्र हैं वो सभी एक मध्य रेखा पर, जिसे हम इक्वेटर बोल देते हैं, इस इक्वेटर पर एक प्लेट की भांति व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे हम इक्वेटर प्लेट भी हम कह देते हैं या मेटाफेज प्लेट भी बोल देते हैं। ये हमने ओरिजिनल डायग्राम दिया है, जिसमें आप देख सकते हो प्लांट सेल है। माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको दिखाई देता है कि कोशिका के बिल्कुल बीच में जो मध्य रेखा जो बनती है, इस मध्य रेखा पर सारे गुणसूत्र आकर बीचों बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। और इन्हें व्यवस्थित करने का काम आप इस डायग्राम देख सकते हो। ये सारे के सारे गुणसूत्र है एक मध्य रेखा पर व्यवस्थित है, जिसे हम मेटाफेज प्लेट कह रहे हैं। और ये इसलिए व्यवस्थित होते हैं कि दोनों ध्रुव जो है इससे रेडिएट होने वाले स्पिंडल जो है, ये स्पिंडल जो है गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं और ये स्पिंडल ही इन गुणसूत्रों को मेटाफेज प्लेट पर अरेंज करने का काम करते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये दोनों सेंट्रियोल है। इन सेंट्रियोल से इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जिन्हें तरकु तंतु भी हम बोलते हैं। ये तरकु तंतु जो है गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। तो गुणसूत्रों से जुड़कर इन गुणसूत्रों को सभी को एक प्लेट के अंदर एक तल में व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। थोड़ा और अच्छे से देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ये देखिएगा आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड स्पष्ट है। ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, दोनों क्रोमेटिड बिल्कुल स्पष्ट है। ये इनका गुणसूत्रों का होता है सेंट्रोमियर होता है। यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर गुणसूत्र का जो वह भाग सेंट्रोमियर कहलाता है, जिससे दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। ये क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड जिस स्थान पर जुड़ते हैं उस स्थान पर बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर ही वह स्थान है जहां पर स्पिंडल फाइबर आकर या तरकु तंतु आकर जुड़ते हैं। तो तरकु तंतु जो स्पिंडल फाइबर जो है इस सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, इधर वाले पोल से भी जुड़ते हैं और इधर वाले पोल से जुड़ते हैं। तो सेंट्रोमियर जो है यह सेंट्रोमियर दोनों तरफ के पोल से जुड़ जाता है। और इस प्रकार सभी गुणसूत्र के सेंट्रोमियर आप दोनों पोल से जुड़कर जो है एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिससे सभी गुणसूत्र जो है एक मध्य रेखा पर, एक मध्य इक्वेटर प्लेट पर अरेंज होते हैं। तो इस सभी गुणसूत्र जो है इक्वेटर प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, मध्य रेखा पर अरेंज हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है और अधिक क्लियर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जिनका निर्माण प्रारंभ हुआ था प्रोफेज के अंदर। इस प्रावस्था तक आते आते स्पिंडल फाइबर जो अत्यधिक क्लियर हो जाते हैं और सभी गुणसूत्र जो है इस प्रकार के इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। गुणसूत्र जो है मेटाफेज के दौरान इनका कंडेंसेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, पूर्णतः संघनित हो जाते हैं। और इस समय गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, सघन हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, आकार में छोटे हो जाते हैं और जो है थोड़े मोटे दिखाई देने लग जाते हैं। तो गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र जो है दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। और ये दोनों क्रोमेटिड जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं।
प्रोफेज के अंदर भी होते हैं, लेकिन प्रोफेज में इतने स्पष्ट नहीं होते। मेटाफेज में आते आते दोनों क्रोमेटिड बिल्कुल स्पष्ट ओपन खुले हुए दिखाई देते हैं, और सभी स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेटाफेज के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं हैं कि एक व्यवस्था बनती है। मेटाफेज के बाद में अगली स्टेज आती है जिसे कहते हैं एनाफेज। एनाफेज जो है, इस एनाफेज के अंदर एक ही गुणसूत्र में उपस्थित दोनों क्रोमेटिड, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब आप वापस डायग्राम देखिएगा, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जो है उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है एनाफेज के अंदर पृथक पृथक होते हैं। क्यों पृथक पृथक हो जाते हैं? क्योंकि दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर वाले स्थान पर जुड़े होते हैं। तो सेंट्रोमियर वाले स्थान से दोनों क्रोमेटिड जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। एक ही क्रोमेटिड के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये सेपरेट होकर प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग ध्रुव की तरफ जाता है। यानी ये सिस्टर क्रोमेटिड इस ध्रुव की तरफ चला गया, इसका दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे ध्रुव की तरफ जाता है। यानी एक ही गुणसूत्र के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग ध्रुव में जाते हैं, ताकि वो अलग अलग कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। और जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, यहाँ पर काइनेटोकोर एक नया शब्द आया है कि सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर दो काइनेटोकोर से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सेंट्रोमियर दो काइनेटोकोर से मिलकर बना होता है और प्रत्येक काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जो है ये जुड़े होते हैं। एक ध्रुव का काइनेटोकोर जो है उस ध्रुव की तरफ जुड़ा होता है और दूसरे ध्रुव की तरफ का काइनेटोकोर उस ध्रुव की तरफ जुड़ा होता है। दोनों काइनेटोकोर जो है अलग अलग ध्रुव से जुड़े होते हैं, यानी एक सेंट्रोमियर के दोनों काइनेटोकोर जो है अलग अलग ध्रुव से जुड़े होते हैं। जब सेंट्रोमियर विभाजित होता है तो काइनेटोकोर जो है, दोनों काइनेटोकोर जो है अलग अलग ध्रुव की तरफ गति करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो है, इन क्योंकि काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर जो है उन सूत्र को अलग अलग करने के लिए, सिस्टर क्रोमेटिड को अलग अलग करने के लिए आकार में छोटे होते हैं और पोल की तरफ जो है खींचे जाते हैं। और पोल की तरफ से जब खिंचाव उत्पन्न होता है तो क्रोमेटिड जो है ये अपने अपने ध्रुव की तरफ इस प्रकार से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है अपने अपने पोल की तरफ गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार स्पिंडल फाइबर जो है इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि एक ही क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को पृथक पृथक करने में, और सभी सिस्टर क्रोमेटिड जो है अपने अपने ध्रुव की तरफ गति करते हैं। इसमें भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस डायग्राम में आप एक्चुअल डायग्राम इसमें आप देख सकते हो कि ये जो क्रोमेटिड है ये एक ध्रुव की तरफ जा रही है, ये दूसरी तरफ की क्रोमेटिड है ये दूसरे ध्रुव की तरफ जा रही है। इसे थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं कि क्रोमेटिड जो है, ये जो क्रोमेटिड है ये एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, सेम कलर से हमने दिखाए। ये एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, ये भी सेम कलर से दिखाए। एक क्रोमेटिड जो है इस तरफ चला जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे ध्रुव की तरफ चला जाता है। और ये जो क्रोमेटिड है अब सेपरेशन होने के पश्चात प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये स्वयं क्रोमोसोम कहलाता है, जिसे हम एनाफेज क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो नई कोशिका बनेगी, इस नई कोशिका जो बनेगी, इस कोशिका के लिए ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है अब क्रोमोसोम के रूप में काम करते हैं। इस एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम को मूव करते हम देख सकते हैं। तो क्रोमोसोम मूव करते हैं तो इस प्रकार किसी की वी शेप दिखाई देती है, किसी की जे शेप दिखाई देती है, तो किसी की एल शेप दिखाई देती है। तो क्रोमोसोम की जो ये संरचना होती है, वी शेप है, एल शेप है, जे शेप है या आई शेप है, ये सारी संरचनाएं जो है हमें एनाफेज के दौरान दिखाई देती है। और फाइनली एनाफेज के पश्चात जितने भी क्रोमेटिड है वो इक्वली सेपरेट होते हैं। जैसे मनुष्य की कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम जो थे, 46 क्रोमोसोम जो थे, प्रत्येक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड होते हैं, प्रत्येक क्रोमेटिड अपने अपने ध्रुव की तरफ जाता है। तो 46 क्रोमेटिड इधर जाते हैं और 46 क्रोमेटिड ही इधर जाते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड आगे क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो बनने वाली डॉटर सेल के अंदर भी मातृ कोशिका के समान ही 46 क्रोमोसोम। अगली प्रावस्था है टीलोफेज प्रावस्था या अंतिम प्रावस्था जो है सेल डिवीजन की, उसे हम टीलोफेज कहते हैं।
यह प्रावस्था प्रोफेज के उल्टी होती है। प्रोफेज में जो कार्य संपन्न हुए थे उससे विपरीत कार्य टीलोफेज में संपन्न होते हैं। यानी प्रोफेज के अंदर जो स्पिंडल फाइबर बने थे अब इनका काम पूर्ण हो गया है। अब ये स्पिंडल फाइबर अपना काम पूर्ण करने के पश्चात धीरे धीरे जो है विलुप्त होना प्रारंभ कर देते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो है इसमें उपस्थित माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल धीरे धीरे विलुप्त होना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस विलुप्त हो चुका था, अब सभी क्रोमेटिड जो है एक तरफ के, इन क्रोमेटिड के चारों तरफ वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बनने से यहाँ पर केंद्रक जो है अस्तित्व में आ जाता है। तो एक तरफ उपस्थित सभी क्रोमेटिड जो है इनके तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, ये दूसरी तरफ उपस्थित जो क्रोमेटिड्स है इनके चारों तरफ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। इस प्रकार फाइनली कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और इसके पश्चात इन केंद्रकों के अंदर केंद्रिका भी पुनः प्रकट होने लग जाती है। अब जो क्रोमोसोम बने थे, क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन के संघनन से क्रोमोसोम बने थे, अब पुनः इससे उल्टी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये क्रोमोसोम पुनः जो है एक्सटेंडेड होने लग जाते हैं, पुनः जो है ये ओपन होने लग जाते हैं और ये लूज होकर क्रोमेटिन के अंदर बदलने लग जाते हैं। तो अर्थात जो क्रोमोसोम जो है पुनः क्रोमेटिन के अंदर बदलने लग जाते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो है प्रोफेज से बिल्कुल उल्टी होती है। जो काम प्रोफेज में हुआ था वो उससे उल्टा काम जो है यहाँ पर टीलोफेज में दिखाई देने लग जाता है। और इसके साथ साथ ही टीलोफेज के साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस प्रारंभ हो जाता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि इसके यह जो कोशिका है इससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उन्हें प्रारंभ हो जाता है ताकि दोनों केंद्र जो है एक दूसरे से सेपरेट हो सके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये प्लांट सेल है, यहाँ पर प्लांट सेल मैंने लिए, यहाँ पर इसके दोनों केंद्र के बीच में एक प्लेट बनती है जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। इस सेल प्लेट का निर्माण जो है यहाँ पर प्रारंभ होने लग जाता है जो तो दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो ये साइटोकाइनेसिस का प्रारंभ इसी प्रावस्था के अंदर प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा और देखते हैं डिटेल के अंदर। साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है फाइनली साइटोप्लाज्म का जो विभाजन होता है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। प्लांट सेल के अंदर जो है दोनों केंद्रकों के बीच में, जिसे डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं, दोनों डॉटर न्यूक्लियस के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इन बिल्कुल बीच में एक प्लेट के समान संरचना बनती है जो कि ईआर और गोल्जी के जो अवयव जो है टुकड़े हैं इनसे बनती है। सेल प्लेट बनना प्रारंभ होती है, धीरे धीरे यह प्लेट जो है आकार में बड़ी होने लग जाती है और ये केंद्र भाग से परिधि की तरफ यह इसका निर्माण होता है। सेल प्लेट केंद्रीय भाग में बनती है और धीरे धीरे इसमें वृद्धि केंद्र से परिधि की तरफ होती है और फाइनली दोनों कोशिकाएं जो है ये सेपरेट हो जाती है। यानी यहाँ से बनना प्रारंभ होती है, धीरे धीरे प्लेट बनते हुए दोनों कोशिकाओं को सेपरेट करते हैं। जबकि एनिमल सेल में बिल्कुल उल्टा होता है। एनिमल सेल में कोशिका के अंदर खांच का निर्माण होता है, क्लीवेज बनती है, कोस्ट्रिक्शन बनता है, जिससे धीरे धीरे जो है इस कोस्ट्रिक्शन का निर्माण परिधि से होता है और धीरे धीरे ये कोस्ट्रिक्शन जो है केंद्र की तरफ बढ़ती है और फाइनली जो है दो सेल जो है अलग हो जाती है। तो यहाँ पर प्लांट सेल में सेपरेशन केंद्र से परिधि की तरफ होता है जबकि एनिमल सेल में सेपरेशन परिधि से केंद्र की तरफ होता है और कोशिकाएं जो है पिंच ऑफ होकर दोनों कोशिकाएं अलग अलग होती है। थोड़ा और डिटेल में हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर एनिमल सेल है। एनिमल सेल में इस प्रकार जो है दोनों केंद्रकों के बीच में जो स्थान है वहां पर क्लीवेज फर्रो बनने लग जाती है, एक खांच बनना प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे खांच जो है अंदर की तरफ गति करती है और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। ये रिंग जो है अंदर की तरफ खींचने का काम करती है और इससे दोनों कोशिकाएं जो है ये अलग अलग हो जाती है। जबकि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में इस प्रकार से दोनों के बीच में सेल प्लेट बनती है जो केंद्रीय भाग बनती है। धीरे धीरे जो है ये गोल्जी वेसिकल्स यहाँ पर गोल्जी के जो पुटिकाएं हैं अरेंज होती चली जाती है, उनके भाग अरेंज होते चले जाते हैं और फाइनली दोनों कोशिकाओं के बीच में प्लेट बन जाती है और ये दोनों कोशिकाएं यहाँ पर सेपरेट हो जाती है। तो साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया प्लांट सेल में अलग होती है और एनिमल सेल्स में अलग होती है और फाइनली दो पुत्री कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है मदर सेल से होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक कोशिका के विभाजन से बनने वाली दोनों कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है मदर सेल के समान होती है। क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के समान है इसीलिए इसे कहते हैं समसूत्री।
सम मतलब समान, सूत्र मतलब गुणसूत्र। अर्थात मदर सेल के समान, मातृ कोशिका के समान ही गुणसूत्रों की संख्या अगर पुत्री कोशिका में होती है तो ऐसा विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो ये सारी प्रावस्थाएं जो हमने देखी थी उन प्रावस्थाओं को फिर से देख लेते हैं। ये यहाँ पर इंटरफेज है। इंटरफेज के अंदर कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद में हम प्रोफेज में चलते हैं। प्रोफेज में केंद्रक जो है धीरे धीरे विलुप्त होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर केंद्रक धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसके साथ साथ गुणसूत्र जो है ये संघनित होने लग जाते हैं। क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है और स्पिंडल का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। मेटाफेज में आते ही सारे के सारे गुणसूत्र इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। स्पिंडल जो है इसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है। एनाफेज में एक ही क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है अलग अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करना प्रारंभ कर देते हैं। और फाइनली जब हम टीलोफेज में आते हैं उस समय जो है दोनों ध्रुव जो है इन पर उपस्थित जो क्रोमेटिड है उनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और दो डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। और फाइनली जो कोशिका के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होकर कोशिकाएं विभाजन करना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर माइटोसिस की प्रक्रिया जो है यह संपन्न होती है। हमने पूरी क्लास में देखा कि किस प्रकार से कोशिका जो है विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मदर कोशिका के बिल्कुल समान होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सभी भविष्य में भी इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे।